हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को समाजशास्त्र 2026 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे, जो कि हमारा सेट नंबर 2 है और 340 इसका कोड है DM 340 DM। समय अवधि जो है इसकी 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 अंक का है और निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति के पिता हैं। तो हरित क्रांति के पिता हैं, ऑप्शन बी राइट रहेगा, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई। तो सबसे पहले शुरू हुई औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी राइट। तीन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है। तो इसमें से नींबू तीरिया, ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है, जाति प्रथा, विविधतापूर्ण जनसंख्या, प्राथमिक संबंध, प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। इसमें देखिए चिन्ह लग गया है। एक बार वीडियो बनाए थे, गलत हो गया था, वीडियो शूट नहीं हुआ सही से, तो इसलिए पेशेंट का निशान लगा है। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संस्कृत का उदाहरण है। भौतिक संस्कृत का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक संस्कृत का उदाहरण है। तो इसमें से भाषा दिया गया, शिष्टाचार दिया गया, प्रतीक दिया है। तो ऑप्शन डी जो है वही राइट है, मोबाइल फोन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः आर्थिक नीतियों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है पंचायती राज, उदारीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जैविकीय उत्तराधिकारी। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा, उदारीकरण। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अस्त्रीकरण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट रहेगा, कद जो है सामाजिकरण अस्त्रीकरण का उदाहरण नहीं है। जाति है, वर्ग है और जागीरदारी प्रथा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रसिद्ध स्थान, यहाँ पे भरना है आपको, राज्य में अवस्थित है। तो ये हमारा बिहार राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा, बिहार राज्य में अवस्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रजाति का आधार है। तो प्रजाति का आधार जो है वो हमारे शारीरिक विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रजाति का आधार क्या है, वो शारीरिक विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा, शारीरिक विशेषताएं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुदाय से संबंधित है।
तो समुदाय से जो संबंधित है वो है हमारी हम की भावना। ऑप्शन बी राइट रहेगा। हम की भावना जो है वो समुदाय से संबंधित है। ठीक है, आगे जो है वो हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, उसका उत्तर देना रहेगा आप लोगों को। तो ये यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, जो कि हमारा 3 अंक का है। ठीक है, क्या है, 3 अंक के हैं। एक क्वेश्चन हमारा 3 अंक का है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन यानी पूछा गया है, हम 11 नंबर देखिए। अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है और वैसे तो 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो पूछा गया वो है संस्कृति क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, संस्कृति क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे संस्कृत शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में प्रकृति रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। टाइलर महोदय के अनुसार संस्कृति जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्यों के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। ठीक है, अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसका आंसर भी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, दिव्यांगजन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिव्यांगजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो इसका आंसर है दिव्यांगजन वे व्यक्ति होते हैं जो किसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमता के कारण सामान्य व्यक्तियों का तुलना में कुछ कार्यों को करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक जीवन में समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। समाज में उन्हें सम्मान और समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन में औद्योगिकी क्रांति कब और कहाँ शुरू हुई। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ शुरू हुई। तो इसका उत्तर लिखते हैं। औद्योगिक क्रांति का आरंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ। सामान्यतः इसका प्रारंभ 1760 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन की पारंपरिक हस्तशिल्प पद्धति के स्थान पर मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिससे उद्योगों, व्यापारों तथा परिवहन के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तीव्र विकास हुआ। फिर लिखेंगे, अतः औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जिसने विश्व के आर्थिक और सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया। तो व्यापक परिवर्तन कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 13 नंबर का आंसर हुआ। आप लोग इस आंसर को देख लीजिएगा।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लिंग अनुपात में गिरावट के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत में लिंग अनुपात में गिरावट के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, आप लोग यहाँ हेडिंग के तौर पे लिखेंगे, भारत में लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण। ठीक है, ये हमारी क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी। फिर यहाँ पे नंबर 1 डाल के इसको हेडिंग के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, पुत्र प्राथमिकता की भावना। ठीक है, इसको काले पेन से हेडिंग से लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट बना के। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे, समाज में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, काली पेन से लिखिएगा। लिखने के बाद डैश लगा के, तीर लगा के, फिर यहाँ पे लिखिएगा, आधुनिक तकनीकों का दुरुपयोग कर भ्रूण परीक्षण के बाद कन्या भ्रूण का गर्भपात कराया जाता है। ठीक है, फिर आगे पॉइंट देखेंगे, 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट है बालिकाओं की उपेक्षा। ठीक है, लड़कियों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की प्राप्त सुविधा न मिलने से उनकी मृत्यु दर अधिक रहती है। क्या रहती है, मृत्यु दर अधिक रहती है। ठीक है, ये हमारा हुआ 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है जाति की विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन है जाति की विशेषताएं लिखें। ठीक है, इसका आंसर जो रहेगा लिखिएगा, जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, क्या है, जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। फिर यहाँ पे आप लोग काली पेन से लिखिएगा, प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं में नंबर 1 पॉइंट डालेंगे। इसमें यहाँ पे आप काली पेन से लिखिएगा, जन्म पर आधारित सदस्यता। ठीक है, यहाँ पे काली पेन से लिखिएगा, जन्म पर आधारित सदस्यता, जन्म पर आधारित सदस्यता। फिर इसके अंतर्गत लिखिएगा, व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का सदस्य माना जाता है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति का माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा पॉइंट डालेंगे, अंतर विवाह। ठीक है, क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, अंतर विवाह। तो यहाँ पे होता है इसके अंतर्गत, विवाह सामान्यतः अपनी ही जाति के भीतर किया जाता है। विवाह सामान्यतः अपनी ही जाति के भीतर किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है निश्चित सामाजिक स्थिति। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, निश्चित सामाजिक स्थिति। तो यहाँ पे रहेगा, प्रत्येक जाति की समाज में एक निश्चित सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थान होता है। क्या होता है, एक निश्चित सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थान होता है। 3 नंबर है ये, इसको काली से लिखिएगा और इसको नीली से लिखिएगा। फिर आगे लिखिएगा, अतः जन्म, अंतर विवाह तथा निश्चित सामाजिक स्थिति जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
16 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति विविधता क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, संस्कृत विविधता क्या है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है किसी समाज या देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों, रीति रिवाजों, परंपराओं, वेशभूषाओं, खान पान तथा जीवन शैलियों का पाया जाना सांस्कृतिक विविधता कहलाता है। यह समाज की समृद्धि और विशिष्टता का प्रतीक है। भारत सांस्कृतिक विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां अनेक संस्कृतियां होने के बावजूद अनेकता में एकता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? अनेकता में एकता देखने को मिलती है। तो 16 नंबर का आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आप लोग इस आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा और लिख लीजिए। आप 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए। यहाँ पे पूछा गया है उदारीकरण के प्रमुख लाभों की चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमने आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी है वीडियो। तो इसका उत्तर देखते हैं, उदारीकरण की प्रमुख लाभों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर इसका है, उदारीकरण वह आर्थिक नीति है जिसके अंतर्गत व्यापार और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम किया जाता है। इनके प्रमुख लाभ निम्न है। नंबर 1 क्या है, विदेशी निवेश में वृद्धि। ठीक है, इसको काली पेन से लिखिएगा, काली पेन से आप पॉइंट बना के लिखिएगा, विदेशी निवेश में वृद्धि। तो फिर इसके अंतर्गत लिखिएगा, उदारीकरण में विदेशी पूंजी और तकनीक का आगमन बढ़ा। ठीक है, उदारीकरण में विदेशी पूंजी और तकनीक का आगमन बढ़ा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसको काली से लिखिएगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ठीक है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो यहाँ पे रहेगा, नए उद्योगों और व्यवसायों के विकास में रोजगार बढ़ा। नए उद्योगों और व्यवसायों के विकास में रोजगार बढ़ा। तीसरा पॉइंट है, आर्थिक विकास को गति। तो यहाँ इसको काली से लिखिएगा, फिर इसको नीली से लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा इसके अंतर्गत, उत्पादन, व्यापार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ठीक है, उत्पादन, व्यापार और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अठारह नंबर क्वेश्चन में है, ब्रह्म समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ब्रह्म समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, सती प्रथा, बाल विवाह तथा जातिगत भेदभाव का विरोध करना था। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा
आंसर है। आप लोग इस आंसर को देख लीजिए और नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है, जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में है, जनजातीय समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, जनजातीय समुदाय उन लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन पद्धति रखते हैं। ये समुदाय प्रायः जंगलों, पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। भारत में संथाल, भील, गोंड और मुंडा प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, ये जो है ये भारत में क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं, संथाल, भील, गोंड और मुंडा। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं। आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, और एक आंसर आप लोग देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए इसको। बीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रवाद के दुष्प्रभाव लिखिए। ठीक है, क्या करना है, क्षेत्रवाद के दुष्प्रभाव लिखना है। तो इसका आंसर है, क्षेत्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने क्षेत्र के हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देता है। तो यहाँ पे काली पेन से लिखेंगे, प्रमुख दुष्प्रभाव निम्न है। ठीक है, प्रमुख दुष्प्रभाव निम्न है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट करके यहाँ पे राष्ट्रीय एकता को खतरा। ठीक है, इसको काली पेन से लिखिएगा हेडिंग के तौर पे। फिर इसके अंतर्गत लिखिएगा, क्षेत्रवाद से राष्ट्रीय एकता और अखंडता कमजोर होती है। फिर दूसरा है, क्षेत्रीय संघर्षों में वृद्धि। ठीक है, इसको भी आप काली पेन से लिखिएगा हेडिंग बना के। तो इसके अंतर्गत लिखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों के बीच विवाद और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच विवाद और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, विकास में बाधा। ठीक है, इसको काले से और इसको नीली से। क्षेत्रीय स्वार्थों के कारण संतुलित राष्ट्रीय विकास प्रभावित होता है। ठीक है, आप लोग ये आंसर देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया जो कि हमारा 6 अंक का है और ये 21 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है और ये यहाँ से 21 नंबर से स्टार्ट है जो कि हमारा 6 अंक का है। तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा, हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई एक महत्वपूर्ण कृषि नीति थी। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करके देश को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, क्या बनाना था, देश को आत्मनिर्भर बनाना था।
फिर यहाँ पे हरित क्रांति काली पेन से हेडिंग डाल के फिर आगे लिखेंगे, नीली पेन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा सिंचाई सुविधाओं का व्यापक उपयोग किया गया। इस क्रांति के कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो अगर कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि भारत में हरित क्रांति के क्या हैं? जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे काली पेन से लिखिएगा हरित क्रांति के लाभ। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा हरित क्रांति के लाभ। अब यहाँ पॉइंट 1 डाल के आप लोग नीली पेन से यहाँ से लिखिएगा। खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दूसरा है भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। तीसरा है किसानों की आय में वृद्धि हुई। और चौथा जो है वो हमारा है कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का विकास हुआ। ठीक है, ये रहा हमारे हरित क्रांति का लाभ। ये 4 पॉइंट में है। ठीक है, इसको काले से लिखिएगा पॉइंट और ये सारा नीले से। तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है? आर्य समाज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर रहेगा 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कई समाज सुधार आंदोलन का उदय हुआ। कई समाज सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जिसमें आर्य समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्य समाज का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे काली पेन से डालिएगा आर्य समाज। तो आर्य समाज में लिखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार तथा समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करना तथा आर्य समाज में मूर्ति पूजा, जाति भेद, बाल विवाह और छुआछूत का विरोध किया। इसने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा सामाजिक समानताओं को बढ़ावा दिया। आर्य समाज का प्रमुख सिद्धांत वेदों की ओर लौटो था। क्या था आर्य समाज का प्रमुख सिद्धांत? वेदों की ओर लौटो था। और महत्व, इसका हेडिंग डालेंगे महत्व। महत्व में रहेगा नंबर 1 सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में योगदान दिया। 1 नंबर पॉइंट में क्या रहेगा? सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में योगदान दिया। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा और महिला उत्थान को प्रोत्साहन दिया। तीसरा है राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। चौथा है शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक विद्यालयों और गुरुकुलों की स्थापना की गई। ठीक है, महत्व में 4 पॉइंट है। ठीक है, चारों पॉइंटों को अच्छे से देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र और क्षेत्रवाद पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र और क्षेत्रवाद पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
जहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्र पाए जाते हैं। जब किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देने लगते हैं तो उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रवाद कहा जाता है। अब आगे हेडिंग लिखेंगे काली पेन से, भारतीय लोकतंत्र और क्षेत्रवाद। भारतीय लोकतंत्र और क्षेत्रवाद, तो इसके अंतर्गत रहेगा भारतीय लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्षेत्रवाद लोकतंत्र का एक स्वाभाविक परिणाम माना जाता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने विकास और अधिकारों की मांग करते हैं, परंतु जब क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से ऊपर हो जाते हैं तब यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती बन जाता है। क्या बन जाता है? चुनौती बन जाता है। क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रीय संघर्ष, असंतोष तथा अलगाववादी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न हो सकती हैं? अलगाववादी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। आप लोग इस आंसर को अच्छे से देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की चर्चा कीजिए। 24 नंबर में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का क्या करें? आंसर लिखेंगे। तो उत्तर आप लोग लिखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा ग्रामीण विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका, आप लोग उसको काली से लिखिएगा। काली से लिखने के बाद फिर 1 नंबर पॉइंट बना के फिर इसको नीली काली से लिखिएगा। स्थानीय शासन में भागीदारी, ठीक है, ये काली पेन से लिखिएगा, फिर यहाँ से आप नीली पेन से लिखिएगा इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे रहेगा महिलाएं ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर निर्णय लेने में भाग लेती हैं। दूसरा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिखिएगा महिला सशक्तिकरण। तो इसके अंतर्गत रहेगा पंचायतों में आरक्षण के कारण महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय लेने का अवसर मिलता है। तीसरा पॉइंट है ग्रामीण विकास में योगदान। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। चौथे पॉइंट में है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। तो इसमें है बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं के विरोध जागरूकता फैलाती हैं। पांचवा पॉइंट है जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करती हैं। छठवां पॉइंट है लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना। महिलाओं को भागीदारी से लोकतंत्र अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावी बनता है।
25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत के तत्वों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, संस्कृत किसी समाज की जीवन पद्धति, विचारों, विश्वासों, रीति रिवाजों, कला, साहित्य तथा व्यवहार का समग्र रूप है। यह समाज की पहचान और विरासत को व्यक्त करती है। संस्कृत की प्रमुख तत्व, नंबर 1, भाषा। भाषा विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है।